हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। रोजी रोटी से आप वाकिफ हैं, आप इस कार्यक्रम के फॉर्मेट से वाकिफ हैं, रोज की जो समस्याएं हैं जिनको उठाते हैं उससे वाकिफ हैं, अर्थशास्त्र की जो मुद्दे हम आपके सामने लेके आते हैं उससे भी आप वाकिफ हैं, और जो हमारे अर्थशास्त्री दोस्त हैं नयन पारेख जी, उनसे भी आप वाकिफ हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच निरंजन। तो दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो तो एक जीडीपी के फिगर्स आए हैं सेकंड क्वार्टर के 8.4%। लेकिन आंकड़े हमेशा जो दिखाते हैं उससे ज्यादा छुपाते हैं। तो ये आंकड़ों की एक बाजीगरी होती है। एक दूसरी खबर है जो इम्पोर्टेंट है, हम हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ गीता गोपीनाथ, जो केरल से हैं बेसिकली, अब वो डेप्यूटी एमडी बन गई है वहां पर। और एमडी भी देखा जाए तो वहां एक महिला ही है, तो महिलाओं का साम्राज्य है आईएमएफ के अंदर। और अब दोनों टॉप की जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए हैं, और गीता गोपीनाथ की चर्चा काफी है एज ए मैजिकल फिगर। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर कुछ वर्षों के अंदर वो आईएमएफ की एमडी भी बन जाए। और साथ में एक छोटा सा टेल पीस ये है कि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस में नरमी आई है। $86 से डाउन होकर अंतर्राष्ट्रीय जगत पे 70 पे आ गए हैं। लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों ने एक पैसे का फायदा भी जनता को पास ऑन नहीं किया है पिछले कुछ हफ्तों से। ये थोड़ी दुख की बात है, यानी कि एक तरह से प्रॉफिटेरिंग चल रही है। सबसे पहले जो हम मुद्दा लेंगे वो है 8.4% की जो हमारी सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। आ, उसके पीछे की कहानी थोड़ी सी मैं अगर आपको इन आंकड़ों में दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि सेकंड खासतौर से क्वार्टर में जो हमारी बेसिकली कितना जीडीपी रहा है रूपी के अंदर, अगर 2019 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 0.3% कहा जा रहा है कि है। ये फिगर यहां पर आते हैं आपके आपके सामने पे। लेकिन ये फिगर मैं थोड़ी देर में लेके आऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने मित्र नयन पारिक के साथ। नयन भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से ही। आपकी पहली बिल्कुल। टिप्पणी, और फिर बीच में जब जरूरत होगी हम आपको ग्राफ पे दिखाने के लिए ले चलेंगे वहां पर। 8.4% की ग्रोथ, आपका पहला कमेंट। एक तो ये कि 8.4 तो 8.4 है जो आपने कहा, पर इसके पीछे जो क्या वो बता रहे हैं, क्या छिपा रहे हैं, वो एक जरूर सोचने वाली बात है। एक तो मैं ये कहता हूँ कि जो हर साल का एक जीडीपी ग्रोथ का फिगर होता है और इसके बीच में जो क्वार्टरली फिगर आते हैं, तो क्वार्टरली फिगर थोड़े से कम डेटा पे डिराइव होते हैं, और उसीलिए उसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना हमेशा ही अच्छा रहता है। जी और खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सर्वे 5 साल में एक बार होता है। जी और जो 2015 में हुआ था, 20 में नहीं हो पाया। और 20 में नहीं हो पाया तो अब मेरे ख्याल से पेंडेमिक के कारण मेरे ख्याल से 1 साल में या 2 साल में अब होना चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हम लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका ऑलमोस्ट प्रॉक्सी करके गिन लेते हैं, जी विच इज नॉट करेक्ट इन द सेंस कि हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद काफी सहमा हुआ है। जी और आपको बताऊं कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में जो मीडियम यूनिट्स है वो कहीं 6,000 है, जी। स्मॉल यूनिट्स है वो 6 लाख है, और जी। माइक्रो यूनिट है वो 6 करोड़ है। ओ माय गॉड। तो इसीलिए आप यदि देखें तो 99% हमारे माइक्रो यूनिट्स है, बिल्कुल जी छोटे 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 छोटे। हमारे जैसे रोजी रोटी देखने वाले जो होंगे, या कोई अपना थैला चलाता होगा, कोई पान की दुकान लेके बैठा होगा, कोई चाय का अपना कारोबार लेके बैठा होगा, उस प्रकार के लोग हैं। और उनका महत्व इसलिए है कि वो लोग 98% ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं जी जो ये सेक्टर में है उसके। और उनकी हम लोग ये सर्वे में कहीं जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वगैरह में उनका कोई काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, उनके आंकड़े हमारे सामने नहीं आते। इसीलिए जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे तब मैं 2-3 और सर्वे, एक तो सी वोटर सर्वे जो है, एक सीएमआई का सर्वे है, और एक आरबीआई का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो है, वो तीनों की बात लाके बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रोथ रेट है उसके विजवी
जो ये 4-5 हजार फैमिलीज ऑल ओवर इंडिया में कवर करते हैं, उस सर्वे में जो पिक्चर आती है और जीडीपी ग्रोथ से आती है वो बिल्कुल अलग है। और इसीलिए वो दोनों को साथ में लेके इस आंकड़े को समझना मेरे ख्याल से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक थोड़ा-सा हम लोग फिगर पे देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास सेकंड क्वार्टर के जो पिछले कुछ वर्षों के फिगर रहे हैं हमारी सरकारों के, उस पे एक नज़र मारेंगे तो एक नज़र मार के हमें एक आइडिया लगेगा यहाँ से कि हमारा सेकंड क्वार्टर में जीडीपी रियल टर्म्स में रूपी में कितना रहा है। अगर हम उसको 2019 से कंपेयर करते हैं जहाँ 35,61,530 करोड़ का था, अभी वो 35,73,451 करोड़ है। अगर स्टैटिस्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो 2019 के सितंबर क्वार्टर के मुकाबले हम इस साल 0.3%, 0.3% की ग्रोथ पे आए हैं। ऑलमोस्ट आप ये कहिए कि 2019 के सितंबर क्वार्टर को हम टच कर रहे हैं, यानी कि 2 साल तो पिछड़ गए, ग्रोथ की बात तो अभी नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि यार 2019 को हम टच कर पाएंगे। तो नयन भाई यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा हमने टच किया है उसको सेकंड क्वार्टर में आके, इसके ऊपर आपका एक कमेंट। एक तो देखिए जो 2019 वाला हमारा क्वार्टर था वो प्री पेंडेमिक क्वार्टर था। जी जी जी। और उसको देखें कि पेंडेमिक के बाद हम लोग यदि कह रहे हैं कि हम उसमें से एक बाहर निकल रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि हम उसके बराबर ही चल रहे हैं, हम लोग ज्यादा जी बाहर नहीं आ पाए। जी तो जी एक्चुअल जी ग्रोथ रेट ऑफ दिस क्वार्टर कंपेयर टू प्री पेंडेमिक क्वार्टर्स ग्रोथ इज जी मोर और लेस सेम। जी और ये जो है वो जो मैंने 3 सर्वे की आगे बात की उसमें जी भी यही बात बताते हैं। ज्यादा ये आंकड़ों की बजाय मेरे ख्याल से ये सर्वे का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है उसका जी भी बेस ये है कि ये लोग कहीं 5-10 हजार फैमिलीज को ऑल ओवर इंडिया में पूछते हैं कि भाई जी आपके जो नॉन इसेंशियल परचेजेस है वो कितने हैं, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान को छोड़ के जो कि आपको जी जरूरी है, जी उसके अलावा के आपके एक्सपेंसेस क्या है। तो सब बोल रहे हैं कि भाई उसके ज्यादा हम लोग एक्सपेंस कर नहीं पाते। 5-10% का ही कहना है कि इसके अलावा हम लोग कुछ कर पाते हैं। दूसरा, हमारा जो फैक्ट्री से फार्म की ओर का लेबर माइग्रेशन है वो बढ़ा है। हमारे 1 से सवा करोड़ लोग ऐसे थे जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जो जी इसके कारण अपने फार्म में लौट गए हैं। तो जी एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जो है वो 3-1% बढ़ गई है, और 1 से सवा करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने फार्म पे वापस जाना पड़ा है। इस जी सब के कारण उनको यदि आप पूछते हैं ये सर्वे में कि आपको अपनी जो आमदनी है वो कितनी परमानेंट लगती है, तो वो सब समझते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इज अवर मेजर वरी, कि जी हमारे पास जो अभी का इनकम है वो अगले साल में रहेगा कि नहीं हमें पता नहीं है। एंड जी देयरफॉर हम लोग स्पेंड करने में बिल्कुल ही जो जबरदस्त हम लोगों को जबरदस्ती स्पेंड करना ही पड़े, उसके अलावा हम लोग कोई भी स्पेंडिंग नहीं करते। अब जब इकोनॉमी में कोई स्पेंडिंग नहीं करेगा तो आपका जो स्पेंडिंग है वो मेरा इनकम है, और मेरा जो है वो स्पेंडिंग है वो दूसरे का इनकम है। ऐसे जो इकोनॉमी प्रॉस्पर करती है, प्रोग्रेस करती है, ग्रो करती है, उसमें यदि सब सिकुड़ जाए, सब डिमांड अपनी न करे, तो मेरे ख्याल से जो इकोनॉमी पे असर होगा कॉन्ट्रैक्शन का या ऑलमोस्ट स्टैटिक होने का, वो हम लोगों को इससे दिखाई दे रहा है। इसमें नयन भाई एक और बात है, मैंने अभी कैलकुलेशन करके देखा, अगर हम इसको 0.3%, ये तो रूपी टर्म्स में है, अगर हम इसको डॉलर टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा रुपया जो है करीब 71 रुपए और 70 पैसे था। 2019 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 72 था, अब वो 75 प्लस में चल रहा है। तो देखा जाए तो रुपया भी 5% जो है टूट गया है उस स्टेज से लेके। तो अगर हम उसको डॉलर टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो ग्रोथ है बेसिकली माइनस की अभी भी ग्रोथ है, ये प्लस की ग्रोथ नहीं है देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल हमारा सही। इंडियन रूपी का जो सर्कुलेशन है वो भी काफी बड़ा है, तो हमारा इन्फ्लेशन भी बड़ा है, तो हमारा रूपी कमजोर तो हुआ है उसके में। तो ये 0.3 इन रियल टर्म्स में देखा जाए तो एक शायद उतनी सही पिक्चर नहीं दिखाता है जितना दिखाना चाहिए उसको, इसका कहने का मतलब ये है। खैर चलिए, फिर भी संतुष्टि है कि चलो टचिंग पॉइंट पे ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, वापस 2019 के लेवल पे छूने की कोशिश तो कर ही रहा है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ओमिक्रॉन का असर ज्यादा ना रहे और कुछ थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए, ताकि एक आम आदमी की पॉकेट, जो मेरा जैसा आम आदमी है और नयन पारिक जैसे जो खास आदमी है, इनकी अरे अरे पॉकेट भी बेहतर हो जाए।
चलिए देखिए, हमने अपने अर्थशास्त्री मित्र को खास खास व्यक्ति में शामिल कर दिया है आज। और आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। गीता गोपीनाथ। हमारी ज़िंदगियों के साथ कई शख्सियत जुड़ी रहती हैं, उनका जो एक तरह से हम उनसे इंस्पायर्ड भी होते हैं। जब वो ज़िंदगी में कुछ हासिल करते हैं तो वो इंस्पिरेशन जो है हमारी ज़िंदगी में हमें ऊपर ले जाने का काम करते हैं, हमें भी कुछ प्राप्त करने का, हासिल करने का हौसला देते हैं। गीता गोपीनाथ जो चीफ केमिस्ट थी आईएमएफ की और काफ़ी उन्होंने शोहरत हासिल की, अब वो डेप्टी एमडी की पोस्ट पर आ रही हैं। भारत के लिए गौरव की बात है। और नयन भाई, आप खुद अर्थशास्त्री हैं, वो भी एक अर्थशास्त्री हैं, तो फ्रेटर्निटी तो सेम ही है, तो आपको भी बधाई हो और गीता गोपीनाथ को भी बधाई हो। आपका कमेंट? अरे सब इंडियंस को बधाई हो, ये मेरे ख्याल से बहुत अहम बात है। और ये जो है वो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, जी, 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 एफडीएमडी, मतलब ये जी, मैनेजिंग डायरेक्टर से बिल्कुल एक पोस्ट नीचे है। जी, और जैसे आपने कहा ये जनवरी से वो चार्ज देगी और 3 साल के लिए पीरियड था। 3 साल पहले चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी है, तो आईएमएफ से काफ़ी वाकिफ है। और जो वर्ल्ड बैंक बाकी के देशों के लिए, आईएमएफ इज मोर फोकस्ड ऑन यूरोप। तो यूरोप में मेरे ख्याल से हमारा प्रभाव, जब हमारी खुद की एक जो पहले केरला के चीफ मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुकी है, वो यदि आज वहाँ इतने ऊंचे स्थान पे पहुंचती है, तो मेरे ख्याल से यूरोप पे हमारा इंडिया का प्रभाव बढ़ने का पूरा चांस है। मैं ये जी, भी समझ रहा हूँ कि ये अभी 3 साल के बाद वापस जा रही थी हार्वर्ड में, जहाँ वो पढ़ा रही है पिछले 15 साल से। और इन्हें मेरे ख्याल से उनको एक रोकने का प्रयास ये है कि वो वापस एकेडमिया में चले जाएं, और ऐसा जो ब्राइट माइंड है वो वहाँ चला जाए एकेडमिया में। उसकी जगह एक आईएमएफ में वो उनका एक पाथ नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से, फ्रॉम चीफ इकोनॉमिस्ट टू एफडी, एमडी एंड टू परहैप्स एमडी। और वो एक हमारे सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि उसके साथ जो अभी तक की बात थी कि हमारे जो इंडियन सीईओज थे वो ग्लोबल कंपनियों पे राज करते थे, और वो कर रहे हैं आज भी। अभी लास्ट हुआ कि ट्विटर में भी हमारे पराग अग्रवाल आ गए। तो अब तक प्राइवेट सेक्टर पे इंडियन सीईओ का दबदबा है, पर पहली बार ये हुआ है कि एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग ग्रुप में हम लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये एक मेरे ख्याल से डिपार्चर है, और जो हम सबको समझना चाहिए। इससे पहले ऐसे महत्वपूर्ण पद पे मेरे ख्याल से एक शशि थरूर जी का मुझे याद आ रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस में टॉप पोजीशन में ऑलमोस्ट जाने वाले थे, नहीं जा पाए थे, बट ही वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन इन सच एन इंटरनेशनल बॉडी। एंड नाउ अगेन आई थिंक वी हैव एन इंडियन हु इज एफडीएमडी, और मेरे ख्याल से उनका भी आगे का पाथ अगले 3 साल नक्की करेंगे कि वो एमडी बनेगी। तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से एक इंडियन सीईओ जो है वो एक इंडियन पॉलिसी मेकिंग इंटरनेशनल बॉडी पे अब पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए आई थिंक सब इंडियंस के लिए ये गर्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कुछ सालों बाद वो एमडी भी बन जाएँ। और हालाँकि हार्वर्ड का लॉस तो है, लेकिन हार्वर्ड को भी इस बात का गर्व होगा कि उन्हीं की एक प्रोफ़ेसर जो हैं, वो आईएमएफ की इतनी ऊँची पोस्ट पे हैं, तो उनके लिए एक्चुअली गर्व का विषय है। ठीक है, एज़ अ एकेडमिक, एज़ अ प्रोफ़ेसर उनका लॉस तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस लॉस के ऊपर ज़्यादा गम नहीं करेंगे, बल्कि प्रसन्न ही होंगे, खुश ही होंगे कि चलिए हमारा एक व्यक्ति वहाँ पर इतनी ऊँची पोस्ट पर बैठा जरूर। हुआ है। और जब कभी फिर वो एकेडमिया में वापस आएगा आज से कुछ वर्षों के बाद जब भी आना होगा, तो शायद एक बहुत बड़ा एक मेगा नेम लेकर आएगा, जिसे देखा जाए तो। तीसरा छोटा टेल पीस एक जाते-जाते पिछले कुछ हफ्तों के अंदर क्रूड प्राइसेस काफ़ी क्रैश हुए हैं, $86 से $70 पे, $71 पे आ गए हैं। लेकिन भारत की ऑयल कंपनियाँ ऐसा लगता है कि अब वो कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं और ना तो बढ़ा रही हैं, ना घटा रही हैं, सब कुछ भूल गई हैं। अब वो कहती हैं कि हम तो मार्केट प्राइसेस पे चलते हैं, सरकार तो हमें कोई आदेश देती नहीं है। सर ये आदेश है किसका फिर? किसके कहने के ऊपर ये सारे के दाम रुके हुए हैं, स्टैग्नेंट चल रहे हैं, पूरे के पूरे कांस्टेंट है इतने समय से, इतने हफ्तों से, हो क्या रहा है सर ये? इनफैक्ट जो आप कह रहे थे ऐसा ही होना चाहिए था कि हम लोग अब ऐसी मार्केट इकोनॉमी की ओर, एटलीस्ट पेट्रोल डीजल के दाम पे जा रहे थे कि जहाँ की जो मार्केट कम हुआ तो हमारा कम होगा, मार्केट बढ़ेगा तो हमारा बढ़ेगा। तो क्रूड ऑयल कम होने में मेरे ख्याल से मेन दो फैक्टर है। एक तो कोविड का जो ये हमारा लेटेस्ट वेरिएंट आया है, उसके कारण थोड़ा सा दबा है, पर सामने ओपेक कंट्रीज जो है
वो अपने अगले सालों का प्रोडक्शन रिड्यूस करके वो रेट को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है वो ये है, एटलीस्ट जो हमारा पेपर पे एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हर 15 दिन के रोलिंग प्राइसेस पे प्राइस नक्की होते हैं। तो जैसे एक मैं समझ रहा हूँ कि प्राइस यदि कम होते हैं और जो अभी हुए हैं तो उसका असर कहीं एक महीने में आना चाहिए, क्योंकि 15 दिन का एक साइकिल जैसे बीच में हुआ तो छूट गया हो, पर अगले 15 दिन में यदि ये प्राइसेस ऐसे ही 70 पे दबे रहें और यदि हम फॉर्मूला से जाएं तो मैं समझता हूं कि ये प्राइसेस थोड़े से कम होने की संभावना है। तो 5 रुपए जब सरकार ने इस पे ड्यूटी वगैरह कम की थी तब कम हुए थे। अब मेरे ख्याल से मार्केट फोर्सेस के कारण यदि और 15 दिन प्राइसेस कम रहे हैं और कम रहेंगे तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला के हिसाब से वी कुड एक्सपेक्ट कि ऐसी कोई और चीज ना हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी में हम लोग हमेशा इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम दिस वुड प्रोड्यूस रिजल्ट। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल यदि ये प्राइस दबे रहे तो अगले 15 दिन में रोलिंग प्राइस के नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग कस्टमर, जब आप और मैं पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो कम दाम पाएंगे। उम्मीद करते हैं, लेकिन ये है कि जब बढ़ते हैं तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब कम होने की बारी आती है तो ये लोग कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, फिर उन्हें भूल जाते हैं कि हमें कम भी करना है, और उस टाइम मार्केट मैकेनिज्म जैसी जो चीज होती है वो सब तकिए के नीचे चली जाती है और कुछ हमें नजर नहीं आता। और ऐसा थोड़ी है कि पिछले एक महीने से कांस्टेंट पड़े तो एक महीने से कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हुए, फ्लक्चुएशन तो हुए हैं, वो फ्लक्चुएशन प्लस में हो या माइनस में हो, पास ऑन तो करने चाहिए। जब वो पास ऑन नहीं होते हैं तो शक की सुइयां हमेशा सरकार की ओर उठती है कि ऊपर से आदेश है कि तुम्हें नहीं करना। और हो सकता है बीच में कोई चुनाव अनाउंस हो जाए तो शायद उसके बाद 4 महीने बाद ही कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिले या कुछ आगे पीछे देखने को मिले। तो यहाँ पर तो राजनीतिक जो समीकरण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेचारे तेल कंपनियां भी क्या करेंगी, उन्हें भी नौकरी बचानी है, वो भी क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली। खैर, इन शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम लेंगे विदा, और नयन भाई का हम करेंगे शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, रोजी रोटी के अंदर आए और कुछ महत्वपूर्ण बातों से उनको परिचित कराया। फिर जल्दी मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ। और हाँ, नयन भाई तो आते ही हमारे साथ हर सोमवार को कि रोजी रोटी के अंदर आपकी रोजी रोटी की चर्चा, आपकी रसोई की चर्चा, आपके मुद्दों की चर्चा। तो धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।